So today we will discuss about the terminologies used in psychiatry. What are the terminologies that we use in psychiatry? कौन सी terminologies हम psychiatry में use करते हैं? इन terminologies जो हम psychiatry में use करते हैं इनको हम बोलते हैं clinical features of psychiatry. Clinical features of psychiatry. यानी जो टर्मिनोलॉजीज हम यूज करते हैं ना साइकेट्री में, यही क्या होते हैं? दीज आर द क्लिनिकल फीचर्स आर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ दिस साइकेट्रिक इलनेस. आया समझ? ठीक है जी. सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस. डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस. उससे पहले क्या is defined as the awareness of something. When you are aware of what? You are aware of time, you are aware about the place, you are aware about the चाहे वो टाइम हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे वो कोई प्लेस हो, उसको हम बोलते हैं दैट द पर्सन इज कॉन्शियस. आया समझ? अब इस कॉन्शियसनेस में कौन कौन सी चेंज आ जाती है, इस कॉन्शियसनेस में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, सबसे पहले वही टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए जी. नंबर फर्स्ट, डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस में फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस. व्हाट इज क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस? CLOUDED, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस किसे बोलते हैं हम? क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस को और एक नाम से हम जानते हैं, दैट्स कॉल्ड ब्रेन फॉग. क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस को हम बोलते हैं ब्रेन फॉग. अब इसमें होता क्या है? हम तब बोल सकते हैं कि कॉन्शियसनेस इज बिकमिंग क्लाउडिंग. जो कॉन्शियसनेस है ये क्लाउडेड हो रही है, तब कब हम बोलेंगे? व्हेन देयर इज लैक ऑफ क्लियर माइंडेडनेस या क्लियर माइंडनेस. कब हम बोलेंगे पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है? कब हम बोलेंगे? व्हेन देयर इज लैक ऑफ क्लियर माइंडनेस. मतलब यानी जब एक पेशेंट से हम पूछेंगे कि आप हमें बताइए आप किस जगह पे हो, टाइम क्या है, या क्या इसको जानते हो आप, उसमें क्लियर माइंडनेस नहीं है, एट दैट टाइम हम बोलेंगे दैट द पेशेंट इज हैविंग क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस. यानी जब उसकी कॉन्शियसनेस में अल्ट्रेशन आ जाएगी, चेंज आ जाएगी, ही इज नॉट एबल टू या ही इज नॉट अवेयर अबाउट द टाइम, प्लेस एंड पर्सन. At that time we can say that the patient is having clouded of consciousness. हो गया क्लियर? दिस क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें पेशेंट को कंफ्यूजन होता है. क्या होता है? कंफ्यूजन भी होता है. कंफ्यूजन माने पेशेंट को पूरा पता ही नहीं होता है कि टाइम क्या है, या ये कौन है हमारे आगे जो है, ये कौन है, मैं कहाँ पे हूँ. आया समझ? that means the patient is having disorientation. आया समझ? और ये जो क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस है ना, इट इज द मेन सिम्टम ऑफ डिलीरियम. डिलीरियम में जो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है, ये आगे हम पढ़ेंगे डिलीरियम होता क्या है, दैट इज क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस. क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस किसको बोलते हैं हम? व्हेन देयर इज लैक ऑफ क्लियर माइंडनेस, पेशेंट इज नॉट अवेयर अबाउट द टाइम, प्लेस एंड पर्सन. आया समझ? ये ठीक है? यस सर. चलिए जी आगे. उसके बाद सेकंड वन इज व्हाट इज कोमा. कोमा कब बोलते हैं हम पेशेंट कोमा में है? व्हेन पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव to external stimuli
for a prolonged period of time. For a prolonged period of time. For a prolonged of time period of time, अगर पेशेंट को हम क्या दे रहे हैं, कोई स्टूमुलस दे रहे हैं, चाहे वो वर्बली दे रहे हैं, पेनफुल स्टूमुलस दे रहे हैं, कोई भी स्टूमुलस हम पेशेंट को दे रहे हैं, पेशेंट इज अनरेस्पॉन्सिव, एट दैट टाइम वी कैन कॉल दैट पेशेंट इज इन कोमा. किस में है? कोमा में. आया समझ? ये ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. चलिए जी आगे. और एक टर्म आती है, दैट्स कोमा विजल. VIGIL. कोमा विजल. व्हाट इज कोमा विजल? कोमा विजल जब पेशेंट कोमा में होगा. पेशेंट इज इन कोमा. पेशेंट इज इन कोमा बट द पेशेंट्स आईज, जो पेशेंट के आईज है ना, बट पेशेंट्स आईज आर ओपन. कोमा विथ आईज ओपन इज कॉल्ड कोमा विजल. कोमा क्या था? When patient is unresponsive to the external stimuli for a prolonged period of time. Patient is not showing any response. Patient is not giving any response. उसको हम कोमा बोलते हैं. कोमा विजल कब बोलेंगे? कोमा विजल तब बोलते हैं जब पेशेंट कोमा में है और उसके जो आईज है वो ओपन है. आया समझ? सर वो आईज को मूव कर रहा होता है तब? नहीं आया, बट उसके आईज ओपन होते हैं. जैसे आपने देखा होगा मुन्ना भाई MBBS, देखिए मूवी, उसमें जो पेशेंट होता है ना, उसकी आईज क्या होती है? ओपन. उसको हम बोलते हैं कोमा विजल. वो कोमा में होता है बट कोमा विजल में. आया समझ? चलिए जी आगे. नंबर 4 ये हम पढ़ रहे हैं डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस. उसके बाद है नंबर 4, दैट्स कॉल्ड ड्रीमी स्टेट. ड्रीमी स्टेट सिंपली यथ कशर पे वन अमिस बॉडी ये तो दिमाग खबर कत. ड्रीमी स्टेट कब हम बोलते हैं? व्हेन जिसको हम बोलते हैं माइंड प्रेजेंट, माइंड एब्सेंट बट बॉडी प्रेजेंट. यह खबर कोत वोतमुत. प्रेजेंट ये बॉडी इसकी कहाँ होती है? क्लास में होती है, लेकिन माइंड इसका कहाँ होता है? घर पे होता है. उसको हम बोलते हैं ड्रीमी स्टेट. क्या बोलते हैं हम? ड्रीमी स्टेट. आया समझ? उसके बाद नंबर 5th दैट इज स्टूपर. STUPOR. स्टूपर इज ऑल्सो एन अल्ट्रेशन इन कॉन्शियसनेस. स्टूपर में क्या होता है? पेशेंट इज म्यूट. पेशेंट कुछ नहीं बोलता है. स्टूपर ये याद रखो. स्टूपर में क्या होता है? पेशेंट म्यूट होता है. क्या होता है? एक तो म्यूट होता है, ये कुछ बोलता नहीं है. एंड मोशनलेस. पेशेंट डज नॉट शो एनी मूवमेंट. स्टूपर क्या होता है? पेशेंट म्यूट होता है, मोशनलेस होता है. यानी जो स्टूपर पेशेंट्स होते हैं, एक तो ये बोल नहीं सकते, ये बोलते नहीं है नंबर फर्स्ट, और ये कोई भी एक्टिविटी नहीं करते हैं. उस पेशेंट को हम बोलते हैं स्टूपर. यथ वन कशर पे बुत गोमुत, ना मूवमेंट करा, ना ये मूवमेंट करता है, ना कुछ बोलता है. आया समझ? इनकी आईज ओपन होती है क्लोज? किनकी? स्टूपर पेशेंट्स हो, इनकी आईज ओपन भी होती है, क्लोज भी हो सकती है. लेकिन यहाँ पे स्टूपर याद रखना आपको, स्टूपर में ये 2 चीज़ें होती है. एक तो ये पेशेंट्स म्यूट होते हैं और दूसरा मोशनलेस होता है. चाहे इनकी आईज ओपन है, क्लोज है, उससे हमें गर्ज नहीं है. अगर पेशेंट म्यूट है, मोशनलेस है, उसको हम बोलेंगे इसको स्टूपर है. आया समझ? अब कितनी टर्म्स हमने पढ़ी, कितनी टर्मिनोलॉजीज पढ़ी हमने? 5. क्या क्या? क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? व्हेन पेशेंट इज हैविंग lack of clear mindness, patient is not aware about the time, place and person. नंबर सेकंड हमने पढ़ा था. फिर कोमा किसको बोलते हैं? when patient does not show any response to the external stimuli for a prolonged period of time. नंबर 3 हमने पढ़ा था कोमा विजल क्या होता है? when patient is in coma but उसके आईज क्या होते हैं? ओपन होते हैं. नंबर 4 हमने पढ़ा था ड्रीमी स्टेट में माइंड जब एब्सेंट होता है, बॉडी प्रेजेंट होती है. उसके बाद हमने पढ़ा था 5th वन इज स्टूपर में जो पेशेंट होता है, पेशेंट इज म्यूट एंड मोशनलेस. पेशेंट डज नॉट शो एनी एक्टिविटी, और कोई स्पीच नहीं प्रोड्यूस करता है, बोलता नहीं है, बस म्यूट रहता है. आया समझ? यस सर. उसके बाद और एक टर्म यहाँ पे याद रखो आप, दैट इज सोमनोलेंस.
लेंस, SOMNOLENC, सोमनोलेंस, ये टर्म आती है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। सोमनोलेंस जब पेशेंट फील करेगा स्लीप ड्यूरिंग डे, एक्सेसिव स्लीप ड्यूरिंग डे, सिंपली आप याद रखोगे एक्सेसिव स्लीप ड्यूरिंग डे टाइम। सोना है कब? रात को। लेकिन ये जो पेशेंट्स होते हैं जिनमें सोमनिलेंस, जब ये एक्सेसिव डे स्लीपिंग करेगा, उस कंडीशन को बोलेंगे हम सोमनोलेंस। क्या बोलते हैं हम? सोमनोलेंस। आया समझ? सोमनोलेंस सिंपली मीन्स व्हेन पेशेंट इज फीलिंग स्लीपी, एक्सेसिव स्लीपी ड्यूरिंग द डे टाइम, उसको हम सोमनोलेंस बोलते हैं। दीज वेयर द डिसऑर्डर्स ऑफ कॉन्शियसनेस। 6 डिसऑर्डर्स हमने पढ़े, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टूपर, कोमा विजल और ड्रीमी स्टेट और सोमनोलेंस हमने पढ़ा। ठीक है, यहां तक आया समझ? यहां तक आया समझ? यहां तक क्लियर है? जी सर। जी सर। उसके बाद डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी। डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, एक्टिविटी मीन्स कोई भी काम, चाहे वॉक कर रहे हैं, कोई भी काम जो हम करते, दैट्स एक्टिविटी। आया समझ? अब इस एक्टिविटी में कौन सी अल्ट्रेशन आ जाती है इन साइकेट्रिक पेशेंट्स में? इस एक्टिविटी में जो भी फिजिकल मूवमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के, इन फिजिकल मूवमेंट्स में कौन सी एबनॉर्मलिटीज आ जाती है? देखिए, यहाँ पे हम 2 चीज़ें पहले पढ़ेंगे। इन साइकेट्रिक पेशेंट्स में क्या होता है, कुछ पेशेंट्स में जो एक्टिविटी होती है ना, या तो वो इंक्रीज होगी, इंक्रीज्ड एक्टिविटी, या तो इनमें क्या होगी, डिक्रीज्ड एक्टिविटी। ब्रेडिकाइनेसिया एंड वो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होता है। देखिए क्या होता है इनमें। एक नंबर फर्स्ट वन इज हाइपर एक्टिविटी। हाइपर एक्टिविटी मीन्स पेशेंट इज शोइंग इंक्रीज्ड एक्टिविटी। अगर पेशेंट को हम कोई काम दे रहे हैं, देखिए हाइपर एक्टिविटी में क्या, हाइपर एक्टिव पेशेंट्स क्या होते हैं? हाइपर एक्टिव पेशेंट्स में वो पेशेंट्स होते हैं जो जिनमें इंक्रीज्ड एक्टिविटी होती है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी मीन्स अगर हम इनको कोई काम देंगे, ये जल्दबाजी करते हैं काम करने में, जल्दी जल्दी ऐसा करो, उन पेशेंट्स को हम बोलते हैं हाइपर एक्टिव पेशेंट्स। क्या बोलते हैं हम? या उन पेशेंट्स में क्या है, कौन सी एक्टिविटी है? हाइपर एक्टिव एक्टिविटी है। आया समझ? आया समझ? उसके बाद है डिक्रीज्ड एक्टिविटी। डिक्रीज्ड एक्टिविटी को हम दूसरा नाम बोलते हैं डिक्रीज्ड साइको, या सिंपली बोलते हैं हम साइकोमोटर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन यानी इनकी जो मोटर एक्टिविटी, इनके बॉडी के जो मूवमेंट्स होते हैं, वो क्या हो जाती है, उनकी जो एक्टिविटी हो जाती है वो डिक्रीज हो जाती है। अगर इस पेशेंटन दिमो का एक्टिविटी, इनको कोई एक्टिविटी करने के लिए देंगे, दे विल टेक लॉट ऑफ टाइम। आया समझ? यम कर हैं तथ टाइम, हम दिन वारिया टाइम तथ एक्टिविटी करनस मस। जो काम 5 मिनट में करने चाहिए थे, ये उसको 2 घंटे में करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिक्रीज्ड साइकोमोटर एक्टिविटी या डिक्रीज्ड एक्टिविटी। आया समझ? आया समझ? उसके बाद है, जी सर। चलिए जी, उसके बाद और एक टर्म, ये टर्म्स आपको कम से कम अत को 3-4 लट रिवीजन, तब जाके आपको, क्योंकि ये जो टर्म्स होते हैं ना, यम गसा पान वही क्या, इनमें कंफ्यूजन हो जाता है। फिर अगर आप साइकोमोटर रिटार्डेशन क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी क्या हो जाती है, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, ड्रीमी स्टेट, तो एक पता कंफ्यूज, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ 3 टाइम्स रिवीजन करना है इसका। ठीक है? उसके बाद जो थर्ड वन है डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, दैट इज वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाट इज वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी? देखिए, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को हम और एक नाम बोलते हैं, वी कॉल इट स्टीरियोटाइप पोजीशन। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप पोजीशन। क्या बोलते हैं? स्टीरियोटाइप पोजीशन। और एक नाम इसका है, दैट इज कैटालेप्सी।
वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी इज अ डिसऑर्डर ऑफ एक्टिविटी, जिसको हम दूसरा नाम बोलते हैं स्टीरियोटाइप पोजीशन या कैटालेप्सी। एक होता है कैटाप्लेक्सी, कैटाप्लेक्सी नहीं, यहाँ पे है कैटालेप्सी। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, इस कंडीशन में क्या होता है, जो पेशेंट होता है वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी जो पेशेंट होता है, पेशेंट मेंटेन्स a constant position without any movement, जो पेशेंट्स जिनमें वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये वाले पेशेंट्स क्या करते हैं काम, यम यथ पोजीशन मज थावोक हम तथी पोजीशन मज रोजा, ये कोई मूवमेंट नहीं करते हैं। अगर हम लर थावोक हम रोजन लरे फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वही पोजीशन ये मेंटेन रखेंगे। वो पेशेंट्स जो मेंटेन करते हैं ए कांस्टेंट पोजीशन फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, उन पेशेंट्स को हम लेबल करते हैं किस टर्मिनोलॉजी से, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी से। आया समझ, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। इसीलिए मैंने बोला इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम, स्टीरियोटाइप पोजीशन, यानी जिस पोजीशन में इन पेशेंट्स को हम रखते हैं फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम दे विल मेंटेन दैट पोजीशन। आया समझ, समझ आया? चलिए जी आगे। उसके बाद है मैनरिज्म, MANNERISM, मैनरिज्म। पहले हमने पढ़ा कौन सा, स्टीरियोटाइप पोजीशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम पढ़ेंगे मैनरिज्म। इस मैनरिज्म को हम बोलते हैं स्टीरियोटाइप मूवमेंट। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है स्टीरियोटाइप पोजीशन इज आल्सो नोन एज, आप क्या लिखोगे? स्टीरियोटाइप पोजीशन इज आल्सो नोन एज वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। अगर वहां पे एग्जामिनर पूछता है स्टीरियोटाइप मूवमेंट इज आल्सो नोन एज, मैनरिज्म, उसको बोलते हैं मैनरिज्म। क्या बोलते हैं? मैनरिज्म। क्या बोलते हैं? मैनरिज्म। अब इस मैनरिज्म में क्या होता है, मैनरिज्म सिंपली मीन्स, मैनरिज्म का माने क्या है, जब एक पेशेंट रिपीट करता है मूवमेंट विदाउट एनी पर्पस, जब एक पेशेंट रिपीट करता है, ये जरूरी नहीं है पेशेंट में होगा, ये किसी भी पर्सन में हो सकता है, कंश ऐसा हैबिट। ये देखिए एक चीज यहाँ पे याद रखना, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इन सिम्टम्स में किसी को लग रहा है कि ये चीज मैं गसान इन पानस वन साइकेट्रिक इल, वो साइकेट्रिक इल नहीं है, इसके लिए डायग्नोसिस होता है, इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होने चाहिए और उन सिम्टम्स से उसकी डे टू डे एक्टिविटीज पे असर पड़ना चाहिए, तब जाके उसको हम लेबल करते हैं विद साइकेट्रिक इलनेस। इन तुम हर कंस लेबल लगो ये प्रॉब्लम, क्योंकि जब आप साइकेट्री पढ़ोगे आपको हर बीमारी तो बासो शायद में ये बेमारी, ये पॉइंट याद रखना, अच्छी बासा हर कह बेमारी में, वो बीमारी नहीं है। आया समझ? इसके लिए एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, समझ आ रही है? सो हम पढ़ रहे हैं मैनरिज्म। मैनरिज्म का मायने है स्टीरियोटाइप मूवमेंट। इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है या पर्सन होता है, वो क्या करता है काम, पेशेंट या पर्सन क्या करता है काम, ही विल रिपीट्स द मूवमेंट, वो मूवमेंट्स को रिपीट करता है विदाउट एनी पर्पस, यानी वो ऐसे मूवमेंट्स करता है जिनका कोई पर्पस होता ही नहीं है। बह दिम तुम सिंपल एग्जाम, कंस आदत यम सात कंस कथ करा इस दिवान नस तो जेरा, या कंस आदत इस दिवान चंदस जेर, या नर करा इत कन। आया समझ? या कोई क्या काम करता है, या लड़कन वुचम, लड़कों में ये मैनरिज्म ज्यादा कॉमन होता है, यम सात हम कंस कथ कर खाला मस हुर, इसको बोलते हैं मैनरिज्म। क्या बोलते हैं? जब कोई पेशेंट या पर्सन कोई एक्टिविटी करता है, कोई मूवमेंट करता है विदाउट एनी पर्पस, उसको हम बोलते हैं मैनरिज्म। वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, जब एक पेशेंट जो है वो अपनी पोजीशन को मेंटेन करता है फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, कॉन्स्टेंटली वही पोजीशन। आया समझ? बट इन केस ऑफ मैनरिज्म क्या होता है, इट्स कॉल्ड स्टीरियोटाइप मूवमेंट। ये वो मूवमेंट्स करता है विच आर पर्पसलेस,
जिनका कोई पर्पस नहीं होता है। आया समझ? उसको बोलते हैं मैनरिज्म। क्या बोलते हैं? मैनरिज्म। उसके बाद चलिए जी आगे। और एक टर्म होती है दैट्स कॉल्ड वर्बिग्रेशन। 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 VERBIGERATION। वर्बिग्रेशन। वर्बिग्रेशन क्या होता है? देखिए हमने वैक्सी फ्लेक्सिबिलिटी में पढ़ा इट्स ए स्टीरियोटाइप पोजीशन, मैनरिज्म में पढ़ा इट्स ए स्टीरियोटाइप मूवमेंट। दिस वर्बिग्रेशन इज ए स्टीरियोटाइप स्पीच। स्टीरियोटाइप स्पीच। स्टीरियोटाइप स्पीच। इसमें क्या होता है? वर्बिग्रेशन में क्या होता है? जो पेशेंट है ना, पेशेंट या जो पर्सन है, ही रिपीट्स हिज वर्ड और सेंटेंस विदाउट एनी पर्पस। मैनरिज्म में क्या था? वो मूवमेंट पर्पस लेसली क्या करता था? मूवमेंट्स करता था जिनका कोई पर्पस नहीं था। ये जो वर्बिग्रेशन, ये कुछ वर्ड्स बोलते हैं या कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं जिनका कोई पर्पस नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी से पूछता हूं कोई क्वेश्चन, क्या पूछता हूं? क्वेश्चन। मैं इससे कोई क्वेश्चन पूछता हूं लेकिन ये उसका आंसर दूसरा आंसर देता है। यानी ये जो पेशेंट्स होते हैं ना, कौन से पेशेंट जिनमें वर्बिग्रेशन होती है? वर्बिग्रेशन उस कंडीशन को बोलते हैं जब एक पेशेंट क्या करता है काम, ही गिव्स सेम आंसर टू द डिफरेंट क्वेश्चंस। वो सिर्फ एक ही वर्ड को रिपीट करता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं उसको 6 क्वेश्चंस पूछता हूं, इदी शनवियन क्वेश्चन अकुई आंसर। आया समझ? यानी ये एक ही वर्ड को रिपीट करता रहता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टीरियोटाइप स्पीच। इसमें क्या पेशेंट करता है काम? कंटिन्यूअसली क्या बोलता है? कंटिन्यूअसली एक ही जो सेंटेंस है, एक ही वर्ड को रिपीट करता है। आया समझ? जिसका कोई पर्पस नहीं होता है। यहां तक आया समझ? चलिए जी आगे। उसके बाद है परसिवरेशन। परसिवरेशन। पर PERSEVERATION। परसिवरेशन। परसिवरेशन क्या होता है? व्हाट इज परसिवरेशन? परसिवरेशन में क्या होता है? ये सिमिलर होता है विद द वर्बिग्रेशन, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे जो पेशेंट है ना, पेशेंट कंटिन्यूअसली रिपीट करता है। देयर इज रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। यहाँ पे जो पेशेंट है वो अपने वर्ड्स या अपने सेंटेंसेस को रिपीट करता है अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन, बट विदाउट एनी स्टूमुलस। विदाउट एनी स्टूमुलस। देखिए वर्बिग्रेशन और प्रिसर्वेशन में क्या फर्क है? वर्बिग्रेशन में क्या होता था काम? वर्बिग्रेशन में हम उसको क्वेश्चन पूछते थे लेकिन वो उन क्वेश्चंस क्या आंसर देता था? एक ही आंसर देता था। अगर हम उसको 6 क्वेश्चंस पूछते थे वो एक ही आंसर देता था। यानी यहां से हम उसको कंटिन्यूअसली स्टूमुलस देते थे। आया समझ? वर्बिग्रेशन में क्या करते हैं हम काम? पेशेंट को कंटिन्यूअसली यहां से हम क्वेश्चन पूछते हैं लेकिन वो उन क्वेश्चंस का एक ही आंसर देता है। लेकिन इस केस में क्या है? इस केस में हम पेशेंट से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो कंटिन्यूअसली आंसर दे रहा है। आया समझ? वो कंटिन्यूअसली वही रिपीट कर रहा है, वही वर्ड्स अपने सेंटेंस को रिपीट कर रहा है। आया समझ? उसको हम परसिवरेशन बोलते हैं। ये आया समझ? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन परसिवरेशन एंड वर्बिग्रेशन? जरा बोलो। सर वर्बिग्रेशन में हम स्टूमुलस देते हैं। वर्बिग्रेशन में हम पेशेंट को क्वेश्चंस पूछते हैं यानी स्टूमुलस देते हैं यहाँ से, फिर वो एक ही उन क्वेश्चंस का एक ही आंसर देता है, रिपीट करता है। बट इन केस ऑफ परसिवरेशन में क्या है? हम कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, वो वही से एक ही आंसर, एक ही वर्ड को रिपीट करता रहता है। आया समझ? ये आया समझ? उसके बाद चलिए जी आगे। उसके बाद है इकोलेलिया। इंपॉर्टेंट चीज है इकोलेलिया। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्हाट इज इकोलेलिया? इकोलेलिया किसको बोलते हैं? इकोलेलिया सिंपली मीन्स व्हेन द पर्सन और द पेशेंट repeats the speech
repeats the speech by imitating others, imitating others. Simply, फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पेशेंट आया. सिंपली यहाँ पे क्या है, पेशेंट जो है वो स्पीच, यहाँ पे वर्ड नहीं है, यहाँ पे सेंटेंस नहीं है, स्पीच को, यानी जो आप यहाँ से उसको बोल रहे हैं वो उसको इमिटेट कर रहा है, कॉपी कर रहा है. लेकिन कॉपी किस चीज़ की कर रहा है? वो आपके एक्शंस को, आपके मूवमेंट्स को कॉपी नहीं कर रहा है, वो आपके वर्ड्स को, वो आपके सेंटेंस को कॉपी कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पेशेंट आया, आपने इससे पूछा व्हाट्स योर नेम, ये वापस वहां से बोल रहा है व्हाट्स योर नेम. दिस इज कॉल्ड इकोलेलिया. ये बच्चों में भी होता है, लेकिन बच्चों में ये एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है. ना बच्चन अमि साथ व्हाट्स योर नेम, वो वहां से यही बोलते हैं व्हाट्स योर नेम. दिस इज कॉल्ड इकोलेलिया. इकोलेलिया सिंपली मीन्स कॉपिंग ऑफ योर स्पीच इज कॉल्ड इकोलेलिया. जब एक पर्सन या पेशेंट आपकी स्पीच को कॉपी कर रहा है, आपकी स्पीच को इमिटेट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं इकोलेलिया. आया समझ? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, आप किसी पेशेंट से बोलोगे व्हाट इज योर नेम, वो वहां से वही वर्ड्स आपके कॉपी करेगा, व्हाट इज योर नेम. ठीक है, इकोलेलिया. चलिए आगे. उसके बाद है इकोप्रेजिया. इकोप्रेजिया. व्हाट इज इकोप्रेजिया? एक था इकोलेलिया, दूसरा है इकोप्रेजिया. व्हाट इज इकोप्रेजिया? इकोलेलिया में जो पेशेंट है वो इमिटेट करता है यूर, या कॉपी करता है यूर वर्ड्स, यूर सेंटेंसेस या यूर स्पीच. लेकिन इन केस ऑफ इकोप्रेजिया, हियर द पेशेंट इमिटेट्स यूर, देयर इज इमिटेशन और कॉपिंग of your activity. मतलब इकोलेलिया में वो क्या करता था, उसको हम पूछते थे यहाँ से व्हाट इज योर नेम, वो वही वर्ड्स वहाँ से दोहराता था व्हाट इज योर नेम. यहाँ पे आपकी एक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल, आप पेन उठाओगे वो भी पेन उठाएगा, आप चलोगे वो भी चलेगा. आया समझ? आप स्नीज करोगे, कफ करोगे, वो भी कफ करेगा. आप उसको थप्पड़ मारोगे, वो आपको वापस थप्पड़ मारेगा. दिस इज कॉल्ड इकोप्रेजिया. आया समझ? आया समझ? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन इकोलेलिया एंड इकोप्रेजिया? इकोलेलिया में क्या करता है, पेशेंट इमिटेट्स और कॉपीज योर स्पीच, व्हाइल इन केस ऑफ इकोप्रेजिया पेशेंट इमिटेट्स और कॉपीज योर एक्टिविटी. आया समझ? वो मच साइकेट्री टफ? नो सर. चलिए जी आगे. इसमें मजा है. उसके बाद है और एक टर्म नेगेटिविज्म. व्हाट इज नेगेटिविज्म? नेगेटिविज्म होता क्या है? देखिए, इकोप्रेजिया में क्या करता था पेशेंट क्या करता था काम, उसको आप यहाँ से क्या बोलते थे, आप कोई एक्टिविटी कर रहे थे, वो उसकी कॉपी कर रहा है. व्हाट इज नेगेटिविज्म? नेगेटिविज्म होता क्या है? नेगेटिविज्म में अगर आप एक पेशेंट को कुछ करने के लिए बोल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो पेशेंट को ओपन योर माउथ, क्या बोल रहे हो? नेगेटिविज्म कब बोलेंगे? आप पेशेंट को बोल रहे हो ओपन योर माउथ, लेकिन वो ओपन नहीं कर रहा, वो क्लोज करेगा, यानी नेगेटिव अमुक. आया समझ? यानी अपोजिट करेगा. आप उसको बोलोगे हाथ खोलो, वो हाथ बंद करेगा. आप उसको बोलोगे चलो, वो चलेगा नहीं बल्कि रुकेगा, यानी वो अपोजिट चीजें करेगा. उसको हम बोलते हैं नेगेटिविज्म. क्या बोलते हैं हम? नेगेटिविज्म. नेगेटिविज्म एक ऐसी कंडीशन होती है या एक ऐसी टर्म होती है, ये कब बोलते हैं हम पेशेंट को नेगेटिविज्म है? जब पेशेंट अपोजिट, एक एग्जामिनर उसको बोल रहा है कि आप ऐसा करो, लेकिन वो उसका अपोजिट कर रहा है, उसको हम नेगेटिविज्म बोलते हैं. इकोप्रेजिया में क्या करता था, जो हम यहाँ से बोलते थे वो उसको कॉपी कर रहा था. इकोलेलिया में कि जो हम यहाँ से बोलते थे वो उसकी कॉपी कर रहा है. इकोप्रेजिया में जो हम एक्टिविटी यहाँ से कर रहा है वो उसकी कॉपी कर रहा था. बट इनके सब नेगेटिविज्म वो दोनों चीज़ों की क्या करता है? अपोजिट करता है, अपोजिट चीज़ें करता है, जिसको हम नेगेटिविज्म बोलते हैं. आया समझ? चलिए जी आगे.
वायलेंस आपको पता ही है, वायलेंस किसको बोलते हैं, ठीक है। यहां तक आया समझिए, यहां तक आया ये समझ? जी सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक? ओवर पार्ट थिंकिंग, डिसऑर्डर्स ऑफ थिंकिंग। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज थिंकिंग? थिंकिंग किसे बोलते हैं हम? थिंकिंग सिंपली मीन्स आइडियाज और योर थॉट्स। थिंकिंग का मतलब है आइडियाज, आपके ब्रेन में कौन से आइडियाज और कौन से थॉट्स आ रहे हैं, उसको हम थिंकिंग बोलते हैं। जो भी डिसऑर्डर्स इस थिंकिंग के रिलेटेड होते हैं वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। यानी थिंकिंग में, साइकेट्रिक इलनेस में जो थिंकिंग है, थिंकिंग इज द कॉग्निटिव फंक्शन ऑफ ए पर्सन। इसमें कौन कौन सी ऑल्ट्रेशन आ जाती है, आया समझ? सबसे पहले हम पढ़ेंगे नंबर फर्स्ट, सबसे पहले we will start with flight of ideas, flight of ideas। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि जो थिंकिंग होती है, थिंकिंग सिंपली मीन्स आइडियाज एंड योर थॉट्स। आपके ब्रेन में कौन से आइडियाज आ रहे हैं, कौन से थॉट्स आ रहे हैं, उसको हम बोलते हैं क्या? थिंकिंग। अब सबसे पहले जो इसका डिसऑर्डर है दैट्स फ्लाइट ऑफ आइडियाज। देखिए फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होता है, देखिए क्या होता है फ्लाइट ऑफ आइडियाज। सर नेगेटिविज्म के बाद आपने क्या बोला? बस नेगेटिविज्म के बाद हमने यही पढ़ा, फ्लाइट ऑफ आइडियाज। फ्लाइट ऑफ आइडियाज, व्हाट इज फ्लाइट ऑफ आइडियाज? गो फ्लाइट ऑफ आइडियाज जो है ये क्या है? इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ थिंकिंग, इट्स अ डिसऑर्डर ऑफ थॉट। ये भी कभी कभार पूछा जाता है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता है जो पर्सन होता है ना, ही क्विकली शिफ्ट्स फ्रॉम वन आइडिया टू अनदर आइडिया। यानी सिंपली, यानी फ्लाइट ऑफ आइडियाज मतलब वो फ्लाइट कर रहा है। पहले उसका आइडिया एक था, अब दूसरा आइडिया आ गया। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँगा, पेशेंट पहले बोलेगा आई लिव इन श्रीनगर। चलिए यहाँ तक ठीक है। पेशेंट ने क्या बोला? आई लिव इन श्रीनगर। अब उसने बोला डॉग्स आर बार्किंग एट जम्मू। मुझे बोलो इसमें कोई कनेक्शन है? इसमें कोई कनेक्शन है? नो सर। या पेशेंट बोल रहा है आई लिव इन बारामूला फॉर एग्जाम्पल। अब वो बोल रहा है आई लव टू ईट मीट या कुछ और चिकन। क्या इसमें कोई कनेक्शन है? दैट मीन्स पहले उसका आइडिया था आई लिव इन श्रीनगर। अब फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होता है? एक आइडिया से पेशेंट शिफ्ट कर रहा है इनटू द अनदर आइडिया, और इन दोनों आइडियाज में कोई कनेक्शन, कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं। सिंपली फिर से मैं बोल रहा हूं, फ्लाइट ऑफ आइडियाज का सिंपली मायने क्या है? फ्लाइट ऑफ आइडियाज, जो जिन पेशेंट में फ्लाइट ऑफ आइडियाज होता है, वो पहले एक आइडिया, उनमें एक आइडिया होता है, इस आइडिया से वो शिफ्ट हो जाते हैं दूसरे आइडिया में। आया समझ? और इन दोनों आइडियाज में कोई कनेक्शन नहीं होता है। पेशेंट वना इति अख कत इति ब्याख कत वनान। आया समझ? और इन दोनों आइडियाज में कोई कनेक्शन नहीं होता है। दिस इज फ्लाइट ऑफ आइडियाज। यहाँ पे एक चीज लिख के रखो, दिस फ्लाइट ऑफ आइडिया इज कंसिडर एज द टिपिकल फीचर ऑफ मेनिया। या फॉर एग्जाम्पल आपने देखो, पेशेंट वन गोड अति ती बह हसा अमीर, मे निश पोस, अति वन मे छी न कह, बहुत गरीब। दैट मीन्स जो इनके दो आइडियाज है, इनमें कोई कनेक्शन है ही नहीं। दिस इज कॉल्ड फ्लाइट ऑफ आइडियाज। आया समझ? एंड दिस इज द टिपिकल फीचर ऑफ ए डिजीज दैट्स मेनिया। वो हम आगे पढ़ेंगे मेनिया होता क्या है। यहाँ पे ज्यादा कॉमन है बीपीएडी। चलिए आगे, नंबर सेकंड इसमें लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन। लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन इसी में मैंने आपको बोल दिया, किसमें? फ्लाइट ऑफ आइडियाज। इसमें क्या होता है? पेशेंट वन आइडिया से मूव हो रहा है इनटू द अनदर आइडिया, और जो ये आइडियाज है ये अनरिलेटेड है। क्या है? अनरिलेटेड है। आया समझ? सो लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन एंड दिस फ्लाइट ऑफ आइडियाज, दे आर समहाउ सिमिलर। आया समझ? और लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में ज्यादा, ये मतलब
फ्लाइट ऑफ आइडियाज में क्या होता है, देयर इज सम कनेक्शन, लिटिल बिट कनेक्शन, लेकिन जो लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन में कोई कनेक्शन नहीं होता है। आया समझ? ये आप सिंपली याद रखो यहाँ पे, लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन ये स्किज़ोफ्रेनिया में होता है, स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स में होता है। चलिए जी आगे, उसके बाद ये आया यहाँ तक समझ? उसके बाद है क्लैंग एसोसिएशन, क्लैंग एसोसिएशन, क्लैंग एसोसिएशन। व्हाट इज क्लैंग एसोसिएशन? देखिए इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है वो क्लैंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन बनाता है, प्रोनाउंसिएशन करता है, खुद ही प्रोनाउंसिएट करता है वर्ड्स को, एक क्लैंग बनाता है। फॉर एग्जांपल पेशेंट बोलेगा कैट बैट रैट टैट मैट, वो खुद ही प्रोनाउंस करता है, इनको खुद ही वर्ड्स बनाता है, खुद ही इनकी प्रोनाउंसिएशन करता है और इन्हें राइमिक वे, राइम जैसे बनाता है। जैसे मैंने आपको बोला कैट बैट रैट मैट सैट पैट रैट रिंगर पिंगर डिंगर डिंगर मिंगर, ये ऐसे वर्ड्स बनाता है।